नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सारस्वत आपके लिए लेके आया हूँ डे लाइफ के अंदर साइंस पढ़ाने के लिए। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए अपने साइंस पढ़ेंगे, और जो साइंस होगी वो अपने पूरे के पूरे जितने आज तक कांस्टेबल से लेके आरएएस तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अपने कवर करते हुए चलेंगे, जिनके अंदर अपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और फिजिक्स के बारे में। इन सभी को मिलाकर अपने पूरी की पूरी साइंस पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखो, सबसे पहले अपने साइंस के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। भी साइंस है क्या चीज जिसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अपने और सारे सब्जेक्ट तो कवर कर लेते हैं लेकिन साइंस में एक थोड़ा सा फोबिया बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो उस फोबिया को हटाने के लिए अपने साइंस को बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, साइंस है क्या चीज उसके बारे में जानेंगे। इस शब्द का मतलब क्या है, इसके अंदर अपने क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे, वस्तुएं क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। पढ़ने की अपनी प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी को मिलाकर अपने पूरी साइंस करने वाले हैं। तो देखो, जो साइंस शब्द है इसको अपने जान लेते हैं। अभी ये अपने पास आया कहां से है साइंस, या अपने इसको हिंदी में बोलेंगे विज्ञान। इस शब्द का मतलब क्या है, ये आया कहां से, कैसे आया, इसके बारे में अपने जानने वाले हैं। देखो, जो साइंस शब्द है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। पहला ही क्वेश्चन बन जाता है अपना, जो साइंस शब्द है वो किस भाषा से आया हुआ है। तो ध्यान रखना, लैटिन भाषा का शब्द है जिसको अपने प्रयोग में लेते। अब लैटिन भाषा में तो साइंस नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे साइंसिया। लैटिन भाषा में इसको बोला जाता था साइंसिया। अब साइंसिया शब्द का मतलब क्या है इसको अपने जान लेते हैं। साइंसिया शब्द का मतलब होता है टू नो, जिसका मतलब होता है जानना। कोई भी चीज के बारे में पढ़ना या जानना जो है इस शब्द का मतलब है। तो साइंस के अंदर अपने क्या करते हैं, हर चीज के बारे में जानते हैं। तो वो कैसे जानते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो साइंस शब्द का मतलब क्या है, टू नो, जानना। और साइंस शब्द आया कहां से है, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से आया है। अब अपने साइंस के अंदर पढ़ते क्या क्या है या किस प्रकार से पढ़ते हैं उसके बारे में अपने जानेंगे। तो जो साइंस है इसके अंदर इसकी परिभाषा क्या देंगे अपने, यानी साइंस को अपने डिफाइन कैसे करेंगे। भी सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन साइंस कैसे अलग है उसको कैसे जानेंगे। तो जो साइंस है, विज्ञान है, वह एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, कोई भी वस्तु के बारे में जानते हैं या कोई भी पदार्थ के बारे में जानते हैं, कोई भी वातावरणीय घटना के बारे में जानते हैं, या फिर अपने पर्यावरण से संबंधित या जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। इन सभी को जानने के लिए जो विषय पढ़ा जाता है उसी को अपने क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो अध्ययन है किस प्रकार की प्रक्रिया। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था भी जो साइंस है इसको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले तीन चीजें जानेंगे। पहला, इस शब्द का मतलब क्या है, दूसरा इसके अंदर क्या विषय वस्तु पढ़ी जाएगी, और तीसरी इसकी प्रक्रिया क्या है। तो शब्द के बारे में अपने जाना भी, जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से आया है। दोस्तों, लैटिन भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से है। ना तो इंग्लिश थी ना हिंदी थी, उससे पहले की है लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा के अंदर जो साइंस थी उसको किस नाम से जाना जाता था, साइंसिया के नाम से जाना जाता था। और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, मतलब कोई भी चीज के बारे में जानना। लेकिन जानना कैसे, उस प्रक्रिया के बारे में अपने देखें तो कोई भी चीज है उसका अपने प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। अगर प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो वहां पर किस प्रकार का विषय बन जाएगा, विज्ञान विषय बन जाएगा। क्या, यानी कि विज्ञान का अध्ययन का एक ही तरीका होता है प्रायोगिक अध्ययन किया जाना। प्रायोगिक अध्ययन के बाद में दूसरा स्टेप होता है इसके अंदर दोहरान करना। अगर कोई भी चीज का अपने दोहरान करते हैं तो वह अपने लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया होता है। तीसरा, उसको पुनः या बार बार करना।
पुनः प्रयोग, जो दौरान कर लिया उसको बार बार में अपने प्रयोग करेंगे तो ही अपना विज्ञान विषय पढ़ने का अपना जो वास्तविकता है वो ग्रहण कर पाएंगे। मतलब सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके बाद में रिपीटिशन, कोई भी चीज को रिपीट करना, उसके बाद में उसको रिपीट करने के बाद में बार बार प्रयोग करना, जिससे उसकी क्या होगी, वास्तविकता सिद्ध होती है। इन सभी के बारे में अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपने पास विज्ञान आएगा। देखो सबसे पहले आपको बताया भी शब्द का आशय है, शब्द का मतलब क्या है, उसके बाद में अपने परिभाषा जानी, परिभाषा क्या है, एक ऐसा विषय जिसके अंदर वस्तु, पदार्थ, वातावरण, पर्यावरण और जीव जंतुओं के बारे में किस रूप में पढ़ेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा पढ़ेंगे, प्रायोगिक रूप से पढ़ेंगे, बार बार दोहरान करते हुए पढ़ेंगे और उसकी वास्तविकता को जांच करने के लिए पुनः प्रयोग करेंगे, मतलब बार बार उस चीज को प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, अपना विज्ञान विषय होगा। देखो विज्ञान का यहां पे अपनों ने मतलब जाना, तो अपने विज्ञान विषय के अंदर इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है, इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में अपने को पढ़ना होता है। तो इन सभी विषय वस्तुओं में होता क्या क्या है वो अपने जान लेते हैं। देखो अपनी विषय वस्तु क्या है, मतलब जो चीजें विज्ञान के अंदर अपने को पढ़नी होती है। पहला तो मैंने अभी बताया था, कोई भी पदार्थ के बारे में या वस्तु के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा कोई भी भौतिक संसाधन के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा अपने को कोई भी वातावरणीय घटना के बारे में पढ़ना है। चौथा अपने को कोई भी पर्यावरण संबंधी चीजों के बारे में पढ़ना है। पांचवा जीव और किसके बारे में पढ़ना है, जंतुओं के बारे में। तो विज्ञान के अंदर ये अपनी विषय वस्तु बनती है, ये ध्यान रखना। इन सभी विषय वस्तुओं के लिए विज्ञान क्या हो जाता है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए विज्ञान को अपने अलग अलग शाखाओं में बांट लेते हैं। अब शाखाओं में कैसे बांट लेते हैं, अगर पदार्थ और वस्तु की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के अंदर अपना विषय बन जाएगा रसायन विज्ञान। इसके अंदर अपने जानेंगे रसायन विज्ञान के अंदर। अगर अपने कोई भी संसाधन या वातावरणीय घटना के बारे में बात करेंगे, यानी कोई भी वस्तु के बारे में बात करेंगे और वातावरणीय घटना के बारे में जानेंगे, तो वो अपना सब्जेक्ट बन जाएगा भौतिक विज्ञान। ठीक है मित्रों, तो देखो पर्यावरण के बारे में जानेंगे तो वो बन जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। इसके बाद में अगर जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे तो वो बन जाएगा अपना जीव विज्ञान। इनको मैं आपको इंग्लिश में भी नाम बता देता हूं, जैसे रसायन विज्ञान हो जाएगा केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान हो जाएगा फिजिक्स, पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा इकोलॉजी, या जिसको अपने जानते हैं किस नाम से, ईवीएस नाम से, और जीव विज्ञान हो जाएगा अपने पास बायोलॉजी। ये सारे के सारे पार्ट बन जाते हैं साइंस के, ये हो जाएंगे पार्ट्स ऑफ साइंस। ठीक है मित्रों, तो अब अपने जानने वाले हैं भी इन पार्ट्स को पढ़ने के लिए किस तरीके से क्या प्रक्रिया लगाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे भी रसायन विज्ञान भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, भौतिक विज्ञान भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है, इकोलॉजी भी है और जीव विज्ञान भी है। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक। ठीक है, इन सभी का आपने एक साथ अध्ययन करने वाले। तो देखेंगे मित्रों, स्टार्टिंग से ही वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया। विज्ञान का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे अपने कहते हैं वैज्ञानिक। इन सभी विषयों के अंदर वैज्ञानिकों ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और विशिष्ट अपना अध्ययन किया, और जिस वैज्ञानिक ने इनके अंदर विशिष्ट तरीके से ज्ञान दिया वो इनके बन गए जनक। तो इनके जनक जो होंगे उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है। मित्रों ध्यान रखना, जो इंट्रोडक्शन अपना पार्ट चल रहा है इसके अंदर अपने से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, विज्ञान के अंदर जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया है, जिन वैज्ञानिकों ने विशिष्ट कार्य किया है, वो उन सब्जेक्ट के बन जाएंगे जनक। जैसे आपको मैं बताऊं, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोसियस को। ध्यान रखना मित्रों, लेवोसियस। कई बार अपने को यहां पे लेवोसियस की जगह लेवोजियर भी लिखा हुआ मिलता है, लेवोजियर।
लावुजियर। उसके बाद में बात करें भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन, लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो अपने से चालाकी खेलता है और वो पूछ लेता है आधुनिक जनक किसे कहा जाता है। तो जनक तो हो जाएगा न्यूटन और आधुनिक जनक हो जाएगा यहां पर आइंस्टीन। आइंस्टीन कौन सा जनक है? आधुनिक जनक। ठीक है मित्रों, अगर अपने पारिस्थितिकी की बात करें तो यहां पर दो जनक इसके अंदर जाने जाते हैं। पहला हो गया आर.एच. व्हाइटेकर और दूसरा हो जाएगा अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल। ज्यादातर एग्जाम के अंदर अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो अपने को सही आंसर करके आना है अर्नेस्ट हिकल। ठीक है, और बायोलॉजी का जनक पूछा जाए तो बायोलॉजी का जनक होगा अरस्तु। ध्यान देना मित्रों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये अपने ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अपने को ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, रसायन विज्ञान भी पढ़ना है, भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, पारिस्थितिकी विज्ञान भी पढ़ना है और जीव विज्ञान भी पढ़ना है। तो अगर अपने रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे तो उसके अंदर किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पदार्थ और वस्तुओं के बारे में। अगर भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो संसाधन और वातावरणीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। अगर अपने पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर पर्यावरण और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। और अगर जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसमें जीव और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान स्टार्ट करना है तो उसके अंदर अपने संसाधन और वातावरणीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो साइंस के अंदर पहला सब्जेक्ट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, जिसको अपने कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स के अंदर अपने पढ़ाई करने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहली बात बता दूं, जो फिजिक्स का जनक है वो किसे कहा जाता है? अभी लिखा था अपनों ने, न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स का जनक कौन हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी अपने बात करें तो इसका आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो ऐसे आधुनिक और ऐसे हो जाएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन को कहा जाता है। तो तीसरी बात इसके अंदर अपने को ध्यान में रखनी है मित्रों, फिजिक्स के अंदर किस चीज का अध्ययन करते हैं, मतलब इसकी विषय वस्तु क्या है। जितने भी साधन होते हैं उनका अध्ययन विज्ञान के फिजिक्स पोर्शन में किया जाता है। जितने भी संसाधन होते हैं उनका अध्ययन इधर किया जाता है। और जितनी भी वातावरणीय घटना होती है, वातावरणीय घटनाएं, उन सभी का अध्ययन भी यहीं पे किया जाता है। साधन कैसे? जैसे अपने अगर बल्ब की बात करें, भी बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, तो उसका अध्ययन भी अपने फिजिक्स के अंदर। संसाधन जैसे जितनी भी ऊर्जाएं होती है, पवन ऊर्जा संसाधन हो गया, जल ऊर्जा संसाधन हो गया, इनका निर्माण कैसे होता है, इनको अपने उपयोग में कैसे लेते हैं, वो सारे का सारा जो अध्ययन है वो भी फिजिक्स के थ्रू किया जाएगा। और जितनी भी वातावरणीय घटनाएं हैं, जैसे सूरज का लाल दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, तो ये सारी की सारी घटनाएं वो भी कहां पे अध्ययन की जाती है? फिजिक्स के अंदर अध्ययन की जाती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ध्यान में रखोगे दोस्तों। जनक पूछा जाए तो बताओगे न्यूटन, और न्यूटन की पुस्तक का नाम बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, कौन सा पिया हो जाएगा? प्रिंसिपिया हो जाएगा। प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है तो पूछा जाए तो बताओगे न्यूटन। और न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक जनक किसे कहेंगे? अपने आइंस्टीन को कहेंगे। इसकी विषय वस्तु अपने फिजिक्स के अंदर किस प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ना होता है? साधनों के बारे में, संसाधनों के बारे में और वातावरणीय घटनाओं के बारे में।
अगर अपने फिजिक्स का थोड़ा सा सिलेबस बात करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो बता देता हूं थोड़ा सा, जो हर एक एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक होता है अपना लाइट, दूसरा अपना होता है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में भी लिख देता हूं साथ में, प्रकाश, विद्युत। थर्ड हो जाता है अपने पास चुंबक, मैग्नेट, चुंबक। 4 नंबर पर ध्वनि यानी कि साउंड। 5 नंबर पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक, ग्रेविटी। 6 नंबर पर देखेंगे अपने टॉपिक जो हो जाएगा इसमें ग्रेविटी हो गई, उसके बाद में ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। ऊर्जा के बाद में अपने पास टॉपिक आता है इसके अंदर ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपने बात करेंगे। इसके अलावा अपने बात करने वाले हैं बल के बारे में, भी बल किस प्रकार का होता है, उन सभी चीजों के बारे में अपने बात करेंगे। और उसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो फिजिक्स से संबंधित हो। यह अपना सिलेबस रहेगा जिसको अपने लेकर चलेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं मित्रों फिजिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक लाइट, प्रकाश। इस प्रकाश के बारे में अपने को जानना है, तो स्टार्ट करें मित्रों। तो देखो मित्रों, अपने लाइट के बारे में जानना है, प्रकाश के बारे में जानना है, सबसे पहला टॉपिक है। और इसमें से बहुत सारे विविध प्रकार के जो क्वेश्चन है, कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, आरएएस का एग्जाम हो गया, यहां तक कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर लाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर अपने स्टार्ट करें टॉपिक, तो उससे पहले मैं माइंड में अपने कुछ क्वेश्चन बन रहे होंगे भी अपने देखेंगे। अभी प्रकाश जो टॉपिक है, ये प्रकाश है क्या। तो पहले तो बात अपने माइंड में क्वेश्चन बन रहा है भी प्रकाश कहते किसे हैं, क्या चीज है। अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है करता क्या है। अगर आपको मैं बोलूं भी अपने दिमाग में प्रकाश की परिभाषा सोचो तो क्या हो सकती है मित्रों। तो देखें मैं आपको बताता हूं भी प्रकाश है क्या। पहला माइंड में क्वेश्चन बन रहा है प्रकाश है क्या चीज, कहते किसे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्यान रखना मित्रों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आप पूछोगे ये ऊर्जा है तो करता क्या है। अपने को वस्तुओं को, कोई भी वातावरण की वस्तु है, उन वस्तुओं को क्या कर देता है, कौन सा मान बनाता है, दृश्यमान बनाता है। अब वस्तुओं को ये क्या कर देता है, दृश्यमान बना देता है, लेकिन एक काम नहीं कर पाता। इसकी खास बात अगर अपने देखें तो ये स्वयं क्या रहता है, अदृश्य। यहीं से अपनी परिभाषा बना लेंगे भी, लाइट के बारे में जान लेंगे। मित्रों ध्यान रखना भी, जो ऊर्जा या वह ऊर्जा जो वस्तुओं को प्रकाशमान बनाती है, यानी कि देखने लायक बनाती है, दृश्यमान बनाती है, परंतु स्वयं क्या रहती है, अदृश्य रहती है, उसी ऊर्जा को अपने किस नाम से जानते हैं, प्रकाश के नाम से जानते हैं। देख लो मित्रों भी, अपने हर चीज को देख पा रहे हैं अपने चारों ओर, लेकिन क्या अपने लाइट को देख पा रहे हैं, क्या नहीं देख पा रहे। तो यह ऊर्जा ही क्या है जो चीजों को देखने लायक बना रही है, परंतु खुद कभी भी दिखाई नहीं देती। जो ऊर्जा है ये अपने पास पहुंचती है और उसी ऊर्जा से अपने क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चलो आपको मैं कुछ स्लाइडें दिखाता हूं प्रकाश के ऊपर। देखिए, वह भौतिक कारण, या आपने बोले तो क्या हो सकती है, ये एक ऊर्जा हो सकती है। यहां पे अपने लाइट के बारे में जान रहे हैं। अभी
लाइट अभी बताया मैंने एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। एक ऐसी भौतिक राशि है या एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा अपने कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं, अनुभूति कर पाते हैं या अपने समझ पाते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, प्रकाश होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब जो लाइट है ये अपने लिए चीजों को देखने लायक बनाती है, ये एक ऊर्जा होती है। और ध्यान रखना मित्रों, ऊर्जा कभी भी स्वतः हर के एक चीज से नहीं निकलती। ऊर्जा के लिए हमेशा क्या होते हैं, इसके अपने स्पेशल या विशिष्ट क्या होंगे, स्रोत होंगे। अब कैसे कैसे स्रोत हो सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कई चीजें प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त स्रोत होते हैं, या इनके अलावा मैं आपको बताऊं अप्रदीप्त वस्तुएं होती है, अर्धपारदर्शी वस्तुएं होती है। इनको अभी समझाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूं इनके नाम। पारदर्शक वस्तुएं होती है और अपारदर्शक वस्तुएं होती है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। भी जो स्रोत होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो दीप्त स्रोत होते हैं और एक होते हैं अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत का मतलब है जिनसे ऊर्जा निकलेगी, जिनसे प्रकाश निकलेगा, जिनसे क्या है, प्रकाश निकलता है, वो सारे के सारे दीप्त स्रोत होते हैं। और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन सभी वस्तुओं को अपने मित्रों क्या बोलेंगे, अदीप्त। तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो जिनसे ऊर्जा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, वो तो दीप्त स्रोत हो जाएंगे, और जिनसे ऊर्जा नहीं निकलेगी वो क्या हो जाएंगे, अदीप्त स्रोत हो जाएंगे। ध्यान रखना मित्रों, अभी जो पीछे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में यही पूछा हुआ, भी निम्न में से एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा अदीप्त स्रोत है। ठीक है, तो अगर अपनों ने यहां से ये टॉपिक पढ़ा तो अपने आंसर दे देंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो उस आंसर को जानने के लिए अपने यहां पे अपने देख रहे हैं डी लाइफ के अंदर। तो देखो दीप्त स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है। जैसे उदाहरण बताऊं, मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो पहला हो जाएगा सबसे बड़ा पृथ्वी का या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य। दूसरा अगर आपको मैं बताऊं तो कोई भी ज्वाला हो सकती है, दिए की हो सकती है, मोमबत्ती की ज्वाला हो सकती है, किसी भी प्रकार की ज्वाला हो सकती है मित्रों। हाँ, तो अपने बात कर रहे थे दीप्त और अदीप्त स्रोत के बारे में। दीप्त स्रोत वो होंगे जो जिनका स्वयं का प्रकाश होगा, जैसे सूर्य हो गया, कोई भी ज्वाला हो गया। तीसरा अपने बात करें तो बल्ब स्वयं क्या है, दीप्त स्रोत के अंदर आएगा भी। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो अदीप्त स्रोत जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब जब स्वयं का प्रकाश नहीं होता तो कोई भी चीज अपने बोल सकते हैं, जैसे कोई भी दीवार है, अब दीवार के अंदर ईंटें है तो उस ईंटों के अंदर स्वयं का प्रकाश होगा क्या, भी ईंट के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसके अलावा अपने बात करें भी चंद्रमा जो है, क्या चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता है क्या, नहीं, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसमें कभी भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ध्यान रखना, चंद्रमा एक अदीप्त स्रोत है। और तीसरे नंबर पर बात करें अपने जो ग्रह होते हैं वो भी क्या होते हैं, अदीप्त होते हैं, केवल एक सबसे बड़े ग्रह को छोड़कर, और वो हो जाएगा सूर्य। सूर्य को छोड़कर सभी के सभी जो ग्रह है वो अदीप्त है। ग्रह के अंदर चंद्रमा की बात करें, उपग्रह के अंदर सॉरी, तो चंद्रमा क्या है, ये अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। और कांस्टेबल के एग्जाम में यही पूछा होता है निम्न में से कौन सा अदीप्त है, और अदीप्त के अंदर आपको ऑप्शन दिया होता है चंद्रमा, और चंद्रमा आपका राइट आंसर भी था। अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं उसको। अब अपने लाइट के बारे में बात करें, अभी मैंने आपको बताया लाइट हमेशा स्रोत से उत्पन्न होगी। दीप्त और अदीप्त दो प्रकार के स्रोत होते हैं। जो प्रकाश स्वयं का निकालते हैं वो तो दीप्त हो जाएंगे, जैसे सूर्य, ज्वाला, बल्ब हो गया। और इसके अलावा जो अदीप्त है जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे ईंट, चंद्रमा, ग्रह हो गया। अब सूर्य जो है अपनी लाइट को उत्पन्न करेगा, या जो भी स्रोत लाइट को उत्पन्न करेगा वो लाइट चलकर अपने पास पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो निर्वात बोल सकते हैं या फिर वायु बोल सकते हैं मित्रों। वायु के अंदर, यानी निर्वात वो क्षेत्र होता है जहां पर हवा भी ना हो, एक बराबर मान लिया जाता है। इनके अंदर जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हर बार क्या होगी, अलग अलग माध्यमों में जब लाइट जाएगी तो वो इसमें घटती जाएगी। जैसे पानी के अंदर जाते ही 2.25 हो जाएगी, कांच के अंदर जाते ही 2 हो जाएगी, टार्पिन ऑयल के अंदर 2.04 हो जाएगी, नाइलॉन के अंदर 1.96 हो जाएगी, और रॉक सॉल्ट के अंदर क्या हो जाएगी, 1.96 हो जाएगी। अब
जो प्रकाश है अपने पास पृथ्वी के ऊपर, अपनी जो पृथ्वी है यहां तक जो प्रकाश है हमेशा स्रोत से आएगा और सबसे बड़ा ब्रह्मांड का स्रोत हो जाएगा सूर्य। अब सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लेगा? तो ध्यान रखना मित्रों, यह समय लेता है 500 सेकंड का। अब 500 सेकंड अगर ऑप्शन में ना आए, आपसे पूछ लिया अभी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लेता है, तो आपने आंसर दिया 500 सेकंड। अब 500 सेकंड को मिनट में भी चेंज कर सकते हो, चेंज करके देख लो, तो ये लगभग हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर चंद्रमा, अभी आपको मैंने बताया अभी चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो यह तो पहले सूर्य का प्रकाश लेगा और उसको परावर्तित करके अपने पास पहुंचाएगा। अब चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश अपने पास पहुंचेगा उसमें कितना समय लगेगा? इसमें समय लगता है 2 से भी कम समय, 2 मिनट से भी कम समय के अंदर, कम समय के अंदर चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। लेकिन सूर्य से पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ऐसे कैसे भी? क्यों? क्योंकि सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से बहुत ज्यादा है तुलना में किसके? चंद्रमा से दूरी के। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं आगे प्रकाश के सिद्धांत, यानी कि जो चंद्रमा से या सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आएगा, अब वो किस रूप में आएगा? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। जैसे किसी ने कहा कण के रूप में आएगा, एक वैज्ञानिक ने बोला भी जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश है वो हमेशा कण के रूप में पहुंचेगा। अब एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बोलता भी ना कण के रूप में नहीं आएगा, ये आएगा तरंग के रूप में। अब एक वैज्ञानिक ने बोला कण और तरंग दोनों ही रूप में आता है, मतलब किस रूप में आता है? दोहरे रूप में आता है। और एक ने कहा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। तो ध्यान रखना, कण रूप में बताया था न्यूटन ने बताया अभी जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आएगा वो कण रूप में आएगा, इसीलिए कणिका सिद्धांत किसका माना जाता है? न्यूटन का माना जाता है। तरंग रूप में बताया था हाइगेंस ने। इसको हाइजीन भी बोला जाता है। तो तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? हाइजीन ने। उसके बाद दोहरा रूप बताया था डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखना मित्रों, डी ब्रोगली, इसने दोनों ही रूप बताए थे, कण रूप भी होता है तरंग रूप भी होता है, तो इसको कौन सा रूप बोलेंगे? प्रकाश का दोहरा रूप बताया था डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। और बंडल का मतलब एक निश्चित पैकेट के रूप में, और पैकेट को अपने बोलते हैं फोटोन रूप, और फोटोन रूप बताया था आइंस्टाइन ने। तो फोटोन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टाइन के द्वारा। तो प्रकाश के अंदर अपने को ध्यान में रखना है कण रूप न्यूटन ने, तरंग रूप हाइगेंस ने, दोनों के बारे में डी ब्रोगली ने, और फोटोन रूप बताया था आइंस्टाइन ने। अब अपने जैसे अभी बताया था भी जो दीप्त वस्तु होती है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, जो कोई भी और ज्वाला होती है वो हो जाएगा। इसके अलावा अपने बात करें अदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, अदीप्त वस्तुएं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चंद्रमा या ग्रहों के बारे में, ये सारे के सारे अदीप्त हैं। उसके बाद में अर्ध पारदर्शक जिनमें से थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार जा सकता है उन्हें कहते हैं अर्ध प्रकाश। जैसे तेल में लगा हुआ कागज, तेल में भिगा हुआ कागज अर्ध पारदर्शक होता है। अर्ध पारदर्शक मतलब जिसमें से आधी ही वस्तुएं पार जाएगी और कौन सी वस्तु जानी चाहिए? प्रकाश जाना चाहिए, तो अर्ध पारदर्शक वस्तु हो जाएगी यहां पे। उसके बाद में अपने बात करें पारदर्शक जिनमें से पूरा का पूरा प्रकाश पार जाएगा उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शक कांच हो गया, या फिर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लास्टिक हो गया। पारदर्शी को क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। ठीक है। अपारदर्शक जिनमें से कुछ भी प्रकाश पार ना जाए, तो जितनी भी धातुएं हैं, ईंट पत्थर है, लकड़ी है, ये सारे के सारे क्या है? अपारदर्शक है। तो इन सभी के बारे में अपनों ने बात की। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले मैं कुछ प्रकाश की महत्वपूर्ण विशेषताएं बता देता हूं। जो प्रकाश अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रकाश की
विशेषताएं, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ लाइट। पहली बात करें तो प्रकाश के बारे में मैंने बताया था, ये एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करती है, दृश्यमान बनाती है। क्या करेगी, वस्तुओं को दृश्यमान बनाएगी। तीसरे नंबर पर अपने बात करें तो ये स्वयं हमेशा कैसे रहती है, अदृश्य रहती है। स्वयं कैसे रहेगी, अदृश्य रहेगी। तो प्रकाश की विशेषताएं आप लोग वन लीनियर में ध्यान रखो, प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, स्वयं अदृश्य रहती है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो जो प्रकाश होता है वो हमेशा स्रोत से उत्पन्न होता है। प्रकाश का उत्पत्ति हमेशा किससे होगी, उत्पत्ति सदैव स्रोत से ही होगी। ध्यान रखना मित्रों, प्रकाश ऐसे ही हर कोई जगह से नहीं निकल जाएगा। प्रकाश के लिए विशिष्ट स्रोत होंगे, हमेशा उन्हीं से इनकी उत्पत्ति होगी। प्रकाश के स्रोत होंगे, उनसे उत्पत्ति होगी। जैसे अपना सबसे बड़ा स्रोत कौन है ब्रह्मांड का, सूर्य। प्रकाश अगर अपने स्रोत से निकलकर अपने तक आएगा तो वो हमेशा सदैव सीधी रेखा में गमन करेगा। हमेशा सीधा चलता हुआ आएगा, ऐसे कभी भी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, हमेशा सीधी रेखा में चलता हुआ आएगा भी। अब सीधी रेखा में चलता हुआ आएगा तो जो जिस पथ पर चल के आएगा उस पथ को अपने किस नाम से जानेंगे, किरण के नाम से जानेंगे भी। प्रकाश जिस पथ पर चलता हुआ आएगा उस पथ को अपने किरण बोलेंगे, और जिस गति से चलता हुआ आएगा, प्रकाश की गति को दर्शाया जाता है c से। c एक नियतांक है प्रकाश की गति, जिसका मान होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो बोल सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको माइल्स में चेंज करोगे तो बोल सकते हो 1,86,310 माइल्स पर सेकेंड। किसी तरीके से ऑप्शन आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश की गति होगी और जिस गति से अपने पास चल के आएगा वो अपने पास होगी, हमेशा स्रोत से उत्पन्न होगा और अपने तक पहुंचेगा। अगर सूर्य से आएगा, सूर्य से प्रकाश आएगा तो पहुंचने में अभी बताया था 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगेगा। अगर चंद्रमा से प्रकाश आएगा तो इसका 2 से भी कम, 2 मिनट से भी कम समय में आ जाएगा। 1 मिनट और लगभग 40 सेकंड लगभग हो जाएगा, ये 1 मिनट 40 सेकंड में पहुंच जाएगा। अब सूर्य से जो प्रकाश पहुंचेगा अपने तक, उस चीज को अपने देखने के लिए काम मिलेंगे। और देखने के लिए कौन कौन सी घटनाएं, जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी, सूर्य प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी घटनाएं जो होगी, जैसे पहली बात करें तो प्रकाश का होगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा होगा अपवर्तन, तीसरा होगा विवर्तन, चौथा होगा व्यतिकरण, पांचवा होगा प्रकिरणन, वर्ण विक्षेपण, सातवां होगा ध्रुवण। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रकाश की घटनाएं अपने को देखने को मिलती है। इन सभी घटनाओं के बारे में अपने पढ़ेंगे, एक एक के बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं जो बताया उसको थोड़ा सा दोबारा बताया, तो प्रकाश वाला टॉपिक स्टार्ट करना है तो प्रकाश की कुछ घटनाएं अपने को पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात, अभी प्रकाश एक ऊर्जा होती है। दूसरा,
ये जो ऊर्जा है वो अपने को वस्तुओं को दृश्यमान बनाएगा, स्वयं कभी भी दिखाई नहीं देगा तो स्वयं अदृश्य रहेगा। प्रकाश की उत्पत्ति सदैव स्रोत से होगी, कभी भी हर कोई अलग अलग जगहों से नहीं निकल जाएगा, इसके विशिष्ट स्रोत होंगे। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा का या प्रकाश का स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को। सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, कभी भी सांप की तरह नहीं चलेगा, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता हुआ आएगा। और जो प्रकाश जिस पथ पर चल के आएगा उस पथ को अपने क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। प्रकाश जिस गति से आएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसको माइल्स में चेंज करेंगे तो 1,06,310 माइल्स पर सेकेंड हो जाएगा। सूर्य से जो प्रकाश है वो 8 मिनट और 20 सेकेंड में आ जाएगा, चंद्रमा से 2 से भी कम समय में आ जाएगा। प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं पृथ्वी पर देखने को मिलती है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण और ध्रुवण। इन सभी घटनाओं को अपने अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली घटना है परावर्तन। अपने को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करना है। तो परावर्तन शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे अपने टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपने को बात करनी है तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन शब्द का मतलब क्या है? परावर्तन शब्द का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है मुड़ना, या इंग्लिश में बोलेंगे बाउंसिंग, बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंस का मतलब क्या है? जैसे अपने पास कोई भी बॉल है, उस बॉल को अपने क्या करेंगे? दीवार से मारेंगे तो वो वापस टकराकर लौट के आएंगी। उसी प्रकार की घटना अगर प्रकाश में होती है, प्रकाश कोई भी चीज से टकराकर वापस लौटेगी, उसी घटना को अपने बोलेंगे परावर्तन। जैसे जब क्या होता है, कोई भी प्रकाश की किरण को चिकनी सतह पर टकराती है और टकराते ही वापस लौट जाए तो उसे कहेंगे परावर्तन। जैसे मान लो अपने पास कोई भी एक चिकनी सतह, ये मान ले भी अपने पास क्या है? एक चिकनी सतह, पॉलिश्ड सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण टकराते ही वो क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, टकराते ही मुड़ जाएगी। प्रकाश की किरण जब आएगी और टकराकर लौटेगी, यहां से मुड़ेगी, तो उस घटना को अपने बोलेंगे परावर्तन। परावर्तन शब्द का मतलब समझो दोस्तों, मुड़ना। जब प्रकाश एक पॉलिश की सतह से टकराते ही मुड़ जाएगी तो उसे अपने बोलेंगे परावर्तन। जो प्रकाश जिस पथ पर आता है उसे अभी बोला था किरण कहते हैं, और आने वाली किरण को अपने बोलेंगे आपतित किरण, और जाने वाली किरण को अपने बोलेंगे परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को परावर्तन या परावर्तित किरण बोलेंगे, और आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। जिस पॉइंट पर टकराएगी, मान लिया अभी इस बिंदु को अपनों ने 0 बिंदु बोल दिया। अब इस 0 बिंदु जो सतह के ऊपर 0 बिंदु है, इसके ऊपर अपनों ने एक आभासी 90 डिग्री का कोण खींच लिया। इस 90 डिग्री का कोण जो सतह पर बना हुआ है 0 बिंदु पर, उसे अपने बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण जो बनेगा, ये वाला जो कोण है, या बोल सकते हो ये वाला जो कोण है, वो 90 डिग्री का कोण ही क्या कहलाता है? अभिलंब। अब ये सतह के साथ तो 90 डिग्री का कोण होगा हमेशा, लेकिन आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा उसे अपने बोलेंगे आपतन कोण। इसे अपने बोलेंगे आपतन कोण। और जो जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा, इसे अपने बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको अपने बोलेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब आई, एंगल आई, ये वाला एंगल तो हो जाएगा एंगल आई। और परावर्तन कोण का मतलब हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। यानी कि इसको जानेंगे एंगल आई के नाम से और इसको जानेंगे एंगल आर के नाम से। जब परावर्तन के बारे में यह चीज जानेंगे तो यहां से परावर्तन के कुछ नियम निकाल सकते हैं। अपने बात करेंगे परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में। 2 नियम है जो अपने को ध्यान में रखने हैं मित्रों। जैसे पहला नियम होगा, आने वाली किरण, अभिलंब
और परावर्तित किरण, ये सारे के सारे एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि तीनों किरणें कौन कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है। अब दूसरी बात ध्यान में रखो मित्रों, जो यहां पे प्रकाश जिस कोण पे आएगा उसी कोण पे जाएगा। आने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? कोण आई, और जाने वाला कोण कौन सा है? कोण आर। मतलब आई पे आएगा और आई पे आर पे ही जाएगा। मतलब आई और आर हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। एंगल आई ऑलवेज विल बी इक्वल टू द एंगल आर। ठीक है, अब यहां पे अपने को देखना है भी, अगर 30 डिग्री पे आ रहा है तो 30 डिग्री पे जाएगा, 40 डिग्री पे आ रहा है तो 40 पे जाएगा। ठीक है, यहां से अपने आगे अपने बात करने वाले भी जो परावर्तन करने वाली सतह, जितने भी परावर्तन करने वाली सतह होती है उन्हें अपने किस नाम से जानते हैं? दर्पण। यहां से इस प्रकार से परावर्तन हो गया, और परावर्तन की घटना के कारण कोई भी वस्तु को अपने देख पाते हैं, या परावर्तन के कारण ही अपने क्या करते हैं? प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जिस वस्तु से प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे अपने बोलते हैं दर्पण। तो परावर्तन के लिए जो ऑब्जेक्ट वस्तुएं काम में लेंगे उन्हें अपने बोलेंगे दर्पण। दर्पण जो है वो वस्तुओं को दिखाने का काम करेगा, मतलब उन पे प्रकाश गिरेगा, और जब मुड़कर लौटेगा तो जहां पर पहुंचेगा वहां पे अपने को वस्तुएं दिखाई देगी। दर्पण अपने पास दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक तो समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में और समतल दर्पण के बारे में अपने बात करते हैं। तो यहां पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, इनके अंदर मैं आपको बता देता हूं। जो दर्पण है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो समतल प्लेन मिरर और एक गोलीय दर्पण। इन सभी चीजों के बारे में अपने जानते हैं। ठीक है, तो दर्पण जो है क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है या मोड़कर लौटाता है। तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो समतल दर्पण हो जाएगा और एक गोलीय दर्पण हो जाएगा। इनके बारे में अपने जानेंगे। हाँ, तो यहां तक अपनों ने बात कर ली भी, जो दर्पण है वो अपने पास दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण सारे के सारे प्रकाश का परावर्तन करेंगे। अब परावर्तन के अंदर अपने बात करें तो जो अवतल दर्पण है वो उभरी हुई सतह होगी कुछ इस प्रकार से, अंदर से जो उभरी हुई होगी वो अवतल हो जाएगा, और जो बाहर से उभरी हुई होगी वो उत्तल हो जाएगा। इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे आगे वाली क्लास के अंदर। ठीक है मित्रों, उम्मीद है भी आपको ये क्लास पसंद आई हुई होगी, और आप अपने जो डी लाइफ हमारा ऐप है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे आप आइए, देखिए इसको। धन्यवाद मित्रों।